फर्स्ट फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल 1885 टू 1905 1905 तक, ये पहला फेज था। इन द बिगनिंग आईएनसी डिमांडेड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडियंस इन द असेंबली। शुरू में जो ये असेंबली है, असेंबली कौन सी, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक, उस असेंबली में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीयों की संख्या बढ़ाने की डिमांड की एंड ग्रांट मोर पॉलिटिकल राइट्स टू देम, और उनको और ज्यादा राजनीतिक अधिकारों को प्रदान करने की मांग की थी। दे आल्सो डिमांडेड रिफॉर्म इन सिविल सर्विसेज, उन्होंने सिविल सर्विसेज में भी सुधारों की मांग की। सो एज इंडियंस आर नॉट इन ए डिसएडवांटेजेस पोजीशन एज कम्पेयर टू यूरोपियंस, ताकि जो भारतीय लोग हैं वो यूरोपियंस की तुलना में डिसएडवांटेजियस पोजीशन में ना रहे, उनको कोई नुकसान ना हो, उनको बराबर के हक दिए जाएं। Their most important contribution in the first phase was to create political awareness. उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान पहले चरण में था राजनीतिक जागरूकता को पैदा करना, among the masses, जनता में, एंड आल्सो इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म, और जो उपनिवेशवाद है उसकी आर्थिक आलोचना करना। उनका ये मुख्य जो योगदान था पहले चरण में। क्या क्या था? राजनीतिक अवेयरनेस को पैदा करना लोगों में, और उपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचना करना। एज फार एज द मेंबर्स ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट आर कंसर्न, जहां तक प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के जो मेथड्स की बात है, तरीकों की बात है, अर्ली नेशनलिस्ट आर कंसर्न, दे अडॉप्टेड द मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एगिटेशन, उन्होंने संवैधानिक एगिटेशन का मेथड यूज किया था। संवैधानिक एगिटेशन का मेथड का मतलब ये है कि संविधान के कानून के दायरे में रह करके ही एगिटेशन करना। उन्होंने इस तरीके को अपनाया था, प्रेयर्स करना, प्रार्थना करना सरकार से, एंड पिटिशन, और याचना करना। इस तरीके को उन्होंने शुरू में अपनाया हुआ था, विद इन द फेयरवेल ऑफ द लॉ, ठीक है, लॉ की फोर वॉल के अंदर ही, ठीक है, कानून की सीमा में रहकर ही उन्होंने एगिटेशन किया था, सुधारों की मांग की थी। दे प्रेफर्ड पीसफुल एगिटेशन, वो शांतिपूर्ण उपचारों को प्राथमिकता उन्होंने दी थी। एंड दे डिड नॉट हैव फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ मासेस, और मासेस की कैपेसिटी में उनका कोई विश्वास नहीं था। मतलब जनता की जो योग्यता है उसमें कोई विश्वास नहीं था। उन्हें विश्वास नहीं था कि जनता उनके काम आ सकती है, उपद्रव कर सकती है बड़ा, ठीक है। दो दे डिड नॉट इनिशिएट मासेस स्ट्रगल, हालांकि उन्होंने जनता के संघर्ष को, जन संघर्ष को शुरुआत नहीं की, बट द अवेयरनेस क्रिएटेड बाय देम फैसिलिटेटेड फ्यूचर मास स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश, लेकिन जो जागरूकता उन्होंने पैदा की थी उस जागरूकता ने आगे अंग्रेजों के खिलाफ जन आंदोलन का रास्ता तैयार कर दिया था। सेकेंड फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल 1905 ऑनवर्ड्स, 1905 के बाद का क्या फेज रहा था, इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे भी। In 1905, 1905 में British government decided to divide the provinces of Bengal into two parts, that is Eastern Bengal with Muslim majority of population Bangladesh and Assam, and Western Bengal with Hindu majority population Bihar, Bengal, Odisha, ठीक है। 1905 में अंग्रेजी सरकार ने बंगाल प्रांत को दो भागों में बांटने का फैसला कर लिया था, अर्थात ईस्टर्न बंगाल, पूर्वी बंगाल में, और पश्चिमी बंगाल में। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा थी, जिसमें बांग्लादेश और असम का खासकर एरिया शामिल था, और पश्चिमी बंगाल में हिंदू बहुत ज्यादा संख्या में थे, मेजोरिटी ज्यादा थी, जिसमें बिहार, बंगाल और उड़ीसा का एरिया शामिल था। बंगाल उस समय इतना बड़ा था, दो भागों में बांट दिया था। विद अनाउंसमेंट ऑफ पार्टीशन, विभाजन की घोषणा के साथ ही इंडियन नेशनल मूवमेंट एंटर्ड इनटू सेकंड फेज, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो आंदोलन था वो दूसरे फेज में एंटर हो गया था, शुरू हो गया था, दूसरा फेज उसका शुरू हो गया था। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अफेक्टेड ऑन 16 अक्टूबर 1905, बंगाल का जो विभाजन है वो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। At this point of time, militant nationalists were the opinion that prayer and petition must be backed by the pressure of passive resistance. इस समय जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे, जो उग्रवादी कह सकते हैं उनको, जो उग्र स्वभाव के समाजवादी लोग थे, उनका ये विचार था कि प्रेयर और पिटिशन के साथ साथ प्रेशर भी होना चाहिए, पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब विरोध भी होना चाहिए, प्रेयर पिटिशन से काम नहीं चलेगा। उन्होंने ये सोचा था। द ग्रेटर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मिलिटेंट थॉट वाज बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, जो मिलिटेंट विचारों का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व था वो बाल गंगाधर तिलक था।
तिलक प्रीच्ड हिज मिलिटेंट आइडियाज, तिलक ने अपने उग्रवादी विचारों का प्रसार किया था थ्रू हिज न्यूज़पेपर, अपने अखबार के माध्यम से, मराठा, ठीक है, मारत्ता भी बोला जाता है इसको कई बार, ठीक है, ये अंग्रेजी में था, एंड केसरी मराठी भाषा में था। इन मराठा और केसरी के माध्यम से उसने अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। और उसके विचार किसे कैसे थे? ये ग्रम दल के नेता थे, ग्रम विचारों वाले व्यक्ति थे। He also started to celebrate गणपति फेस्टिवल एंड शिवाजी फेस्टिवल। उसने गणपति फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल की भी शुरुआत कर दी थी। गणपति फेस्टिवल की शुरुआत 1893 में, शिवाजी फेस्टिवल की शुरुआत 1895 में की थी। टू इंक्रीज हिज पॉपुलैरिटी अमंग द मासेस, जनता में अपनी पॉपुलैरिटी को, लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए। समझ में आया कुछ? मतलब जनता तक अपने विचार पहुंचाने के लिए उसने फेस्टिवल भी शुरू कर दिए थे। गणपति फेस्टिवल तो आज भी मनाया जाता है उस एरिया में, ठीक है, विसर्जन किया जाता है इसका, ठीक है। शिवाजी फेस्टिवल की भी शुरुआत कर दी। ही गेव प्रोवोकेटिव स्पीचेस, उसने भड़कालू भाषण भी दिए थे अगेंस्ट द ब्रिटिश, अंग्रेजों के खिलाफ, एंड वाज सपोर्टेड बाय अदर नेशनलिस्ट लाइक लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल एंड अरविंदो घोष, ठीक है। उसने अंग्रेजों के खिलाफ भड़काऊ भाषण भी दिए थे और दूसरे जो राष्ट्रवादी नेता हैं उनके द्वारा भी उनको सपोर्ट किया गया था, जैसे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और अरविंदो घोष। इनको लाल बाल पाल बोला जाता है। लाल बाल पाल इसलिए बोला जाता है क्योंकि सेम विचारों के थे, उग्रवादी विचार थे इनके, ठीक है। ड्यू टू मेथड्स अडॉप्टेड बाय तिलक, तिलक ने जो भी तरीके अपनाए, एंड हिज सपोर्ट्स, और उसका जो सपोर्ट था, समर्थन था, दे केम टू बी नोन एज एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस, वो कांग्रेस के गरम दल के नेता कहलाए। उनके सपोर्टर ने और उसने जो भी तरीके अपनाए थे उनकी वजह से वो गरम दल के नेता कहलाए, एक्सट्रीमिस्ट कहलाए। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में द 1905 कांग्रेस सेशन, 1905 का कांग्रेस का जो अधिवेशन था, वाज हेल्ड एट बनारस, वो बनारस में रखा गया था, विच वाज प्रिसाइडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। ही सैंक्शनड द बिगिनिंग ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, उसने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की अनुमति दे दी थी, एंड बॉयकॉट ऑफ मैनचेस्टर क्लॉथ एंड लिवरपूल साल्ट, और लिवरपूल में बने नमक का और मैनचेस्टर में बने हुए कपड़े का विरोध भी करना शुरू कर दिया था। बहिष्कार आंदोलन शुरू हो गया था यहाँ से, स्वदेशी आंदोलन के साथ साथ। समझ गए? बनारस कहाँ है? वाराणसी है वो, ठीक है। चलो ये क्वेश्चंस नहीं है हमारा। द स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट, जो स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन जो था, वर इंटरलिंक्ड एंड दे वर बेस्ड ऑन सेल्फ रिलायंस एंड आत्मशक्ति। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड थे, एक दूसरे से संबंधित थे और आत्मशक्ति के ऊपर आधारित थे, आत्मनिर्भरता पर आधारित थे। द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वदेशी वाज इन द फील्ड ऑफ कल्चर्स फेयर विच इज एज फॉलोज, जो मुख्य योगदान था स्वदेशी आंदोलन का वो सांस्कृतिक मेलों में था। जो सांस्कृतिक मेला ऑर्गेनाइज किया जाता था उसमें जो निम्नलिखित है, कैसे? रविंद्रनाथ टैगोर कंपोज्ड अमर सोनार बंगला, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार बंगला की लिखा था, कंपोज किया था, विच लेटर बिकेम द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया था, ठीक। हाँ, वो तो 1911 में ऐसा कंपोज किया गया था, गाया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम सॉन्ग कंपोज्ड इन हिज नोवेल आनंद मठ, आनंद मठ में जो लिखा गया है वंदे मातरम सॉन्ग, बिकेम द थीम सॉन्ग ऑफ नेशनल मूवमेंट, वो इस नेशनल मूवमेंट का थीम सॉन्ग बन गया था वंदे मातरम। और ये जो आनंद मठ उपन्यास, इसमें क्या है, किसका वर्णन है? वो सन्यासी विद्रोह या संथाल? सन्यासी विद्रोह के बारे में इसमें लिखा गया है, ठीक है। नेशनल सॉन्ग बन गया था, मूवमेंट का थीम सॉन्ग बन गया था। अवनींद्रनाथ टैगोर ब्रोक द यूरोपियन ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग, जो अवनींद्रनाथ टैगोर था उसने जो पेंटिंग की यूरोपियन ट्रेडिशन थी उसको तोड़ दिया, उसको खत्म कर दिया।
एंड स्टार्टेड पेंटिंग ऑन इंडियन थीम, और इंडियन थीम के ऊपर उसने पेंटिंग करना शुरू कर दिया। मतलब पहले जो भी पेंटिंग वो बनाते थे यूरोपियन ट्रेडिशन की होती थी, ठीक है, ये वो लॉर्ड है, ये वो वायसराय है, ये वो है, उनकी थीम के ऊपर पेंटिंग करते थे। अब उसने भारतीय थीम के ऊपर, भारतीय विषयों पर पेंटिंग करना शुरू कर दिया था। हिज मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूशन वाज द पेंटिंग ऑफ भारत माता। उसका सबसे ज्यादा जो मोस्ट कंट्रीब्यूशन रहा है पेंटिंग का, वो भारत माता की पेंटिंग उसने बनाई थी, विच इंसाइडेड द फीलिंग्स ऑफ पीपल, जिसने लोगों की भावनाओं को उजागर कर दिया था। भारत माता की पेंटिंग किसने बनाई? अवनींद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। इन 1907, 1907 में ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट वाज क्रिएटेड। ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट क्रिएट की गई थी टू प्रोमोट इंडियन आर्ट, भारतीय कला को प्रोमोट करने के लिए, बढ़ाने के लिए। नंदलाल बोस वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ स्कॉलरशिप ऑफर्ड बाय दिस इंस्टीट्यूट। इस संस्था के द्वारा सबसे पहले जो स्कॉलरशिप दी गई थी उसे स्वीकार करने वाले नंदलाल बोस थे। He later on went on to become the most important painter of INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पेंटर, चित्रकार बन गए थे वो बाद में। और इन्हीं ने, नंदलाल बोस ने ही जो संविधान की मूल प्रति है उसको डेकोरेट किया हुआ है, ठीक है। साइड में ऊपर ऊपर जो मार्जिन्स बच जाते हैं ना, उसको किया। जैसे वो प्रस्तावना है, प्रस्तावना अगर देखोगे ना वो बंद की हुई है, उसमें वो कलाकारी नहीं की है। इन महाराष्ट्र, सखाराम गणेश देउस्कर, ये बहुत अच्छे व्यक्ति है। इन्होंने एक बुक लिखी थी देशार कथा, इतनी बिकी थी, इसका विरोध हुआ था। देखो इसमें जो सखाराम गणेश देउस्कर है महाराष्ट्र में, पॉपुलराइज द आइडियाज ऑफ दादा भाई नारोजी, एमजी रानाडे एंड प्रोमोटेड स्वदेशी। इन्होंने दादा भाई नारोजी के विचारों को, एमजी रानाडे के विचारों को और स्वदेशी का इसने क्या किया था? हाँ वही है, ठीक है। और जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी उन्होंने, यूपीएससी 2020 में क्वेश्चंस पूछा गया है देशर कथा से रिलेटेड। उसने स्वदेशी को प्रमोट कर दिया था, ठीक है। इन 1904 ही रोट अ टेक्स्ट देशेर कथा, 1904 में उसने देशेर कथा टेक्स्ट लिखा था। इन विच ही वार्न अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल ऑफ ब्रिटिश, जिसमें अंग्रेजों को औपनिवेशिक शासन के खिलाफ चुनौती दी गई थी। ही ऑल्सो हाईलाइटेड हाउ ब्रिटिशर्स वर आल्सो कॉन्क्वेस्टिंग द माइंड ऑफ पीपल। उसने यह भी उजागर किया था कि अंग्रेज लोग कैसे लोगों के माइंड पर कॉन्क्वेस्ट कर रहे हैं, उनके दिमाग पर विजय कर रहे हैं, दिमाग को काबू कैसे कर रहे हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्वदेशी मूवमेंट के दौरान लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ देशेर काथा वाज सोल्ड, देशेर काथा की बहुत बड़ी संख्या में प्रतिलिपियां बेची गई। एंड इट बिकेम हाईली पॉपुलर एज सच इन 1910। इट वॉज बैन बाय द ब्रिटिश अथॉरिटी, और यह सबसे ज्यादा पॉपुलर किताब हो गई थी, और इस प्रकार से इतनी पॉपुलर हो गई थी कि ब्रिटिश अथॉरिटी को 1910 में इस पर बैन लगाना पड़ा। वी ओ चिदम्बरम पिल्लई फाउंडेड स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी। वी ओ चिदम्बरम पिल्लई ने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना कर ली थी, ठीक है। आचार्य पीसी राय फाउंडेड बंगाल केमिकल फैक्ट्री ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्वदेशी आंदोलन के दौरान इसने बंगाल केमिकल फैक्ट्री की स्थापना कर ली थी। मतलब आंदोलन के विरोध में बहिष्कार आंदोलन चल रहा है, ये सारी चीजों का विरोध कर रहे हैं जो ब्रिटेन से बनी हुई है और भारत में आ रही है, ये स्वदेशी स्थापित कर रहे हैं। जैसे अभी वो लगे हुए ना बाबा रामदेव, स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी, ठीक है, स्वदेशी के अंदर, स्वदेशी के अंदर। लिमिटेशंस ऑफ स्वदेशी मूवमेंट की क्या क्या सीमाएं रही हैं? इट कुड नॉट गार्नर द सपोर्ट ऑफ मुस्लिम मासेज, यह मुस्लिम जनता का सपोर्ट नहीं ले सके। ड्यू टू फॉलोइंग टू रीजंस, दो कारणों से। द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल फॉलोड बाय ब्रिटिश लोगों ने जो भी वो फूट डालो राज करो की जो नीति अपनाई हुई थी, उसके कारण मुसलमानों को दूर रखा गया। रिएक्शनरी लीडरशिप अमंग मुस्लिम मासेस, मुस्लिम जनता में जो प्रतिक्रियावादी नेतृत्व हो रहा है उसकी वजह से मुस्लिमों को सपोर्ट नहीं मिला है। फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन 1906, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। इन 1906, 1906 में आगा खान एंड नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका क्रिएटेड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट ढाका। 1906 में आगा खान ने और नवाब सलीमुल्लाह ने ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की विद द सपोर्ट ऑफ द देन वायसराय मिंटो वायसराय मिंटो के समर्थन से।
ठीक है। दे मेड देयर एजेंडा वेरी क्लियर, उन्होंने अपना एजेंडा बिल्कुल क्लियर रखा था, दैट हिज ऑर्गेनाइजेशन विल वर्क टू स्टैब्लिश ए पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म इन द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम मासेस, कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो मुस्लिम जनता के हितों में एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म की स्टैब्लिश करेगी। एंड देयर इंटेंशन वाज नॉट टू क्रिएट डिसहार्मोनी इन द इंडियन सोसाइटी, और उनकी जो इंटेंशन है वो भारतीय समाज में किसी भी प्रकार की डिसहार्मोनी क्रिएट नहीं करेगी। ठीक है। डिसहार्मोनी का मतलब होता है असंगतता, बेचैनी, रेस्टलेसनेस। ठीक है। विद्रोह उत्पन्न नहीं होगा, कोई दंगा फसाद नहीं होगा। मोर ओवर इट आल्सो एम्फसाइज दैट मुस्लिम लीग विल ऑलवेज रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिश अथॉरिटी। इसके अलावा मुस्लिम लीग ने यह भी इस बात पर भी जोर डाला कि मुस्लिम लीग हमेशा ब्रिटिश अथॉरिटी के प्रति लॉयल रहेगी। लॉयल मीन्स वफादार रहेगी। On the question of boycott, differences started to emerge between the extremist and moderate leaders of the Congress. बहिष्कार के प्रश्न पर डिफरेंस शुरू हो गया था किस किस के बीच में? एक्सट्रीमिस्ट के बीच में और मॉडरेट लीडर्स के बीच में। कांग्रेस के जो गर्म दल के नेता थे और जो नरम दल के नेता थे, इन दोनों के बीच में बहिष्कार को लेकर के क्या हो गया था? डिफरेंस होने शुरू हो गया था कि बहिष्कार किस तरीके से करना है। कोई किसी तरीके से चाहता था, कोई किसी तरीके से चाहता था। ठीक है। बट मॉडरेट्स वांटेड टू यूज द बॉयकॉट प्रोविजन, लेकिन जो वो थे एक्सट्रीमिस्ट वांटेड ऑल आउट बॉयकॉट ऑफ ऑल ब्रिटिश गुड्स एंड सर्विसेज। जो गर्म दल के नेता थे वो ब्रिटिश गुड्स एंड सर्विसेज का पूरी तरह से बॉयकॉट चाहते थे, न केवल गुड्स का बल्कि सर्विसेज का भी। व्हाट डू मीन बाय सर्विसेज हियर? सर्विसेज का मतलब कोई भी अंग्रेजों की सेवा नहीं करेगा। अंग्रेजों की सेवा का मतलब अंग्रेजों के द्वारा दी गई नौकरी नहीं ग्रहण करेगा कोई। ठीक है। इसलिए बोला था बट मॉडरेट्स वांटेड टू यूज द बॉयकॉट प्रोविजन इन ए लिमिटेड वे। लेकिन जो नरम दल के नेता थे वो बॉयकॉट के प्रोविजंस को लिमिटेड वे में प्रयोग करना चाहते थे। द कोलिजन बिटवीन द टू फैक्शंस, इन दोनों गुटों में जो भी टकराव हुआ, वाज अवॉइडेड बाय इलेक्टिंग दादा भाई नौरोजी एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सेशन एट कलकत्ता इन 1906। 1906 में कलकत्ता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष चुन लिया गया, और ये जो हितों का टकराव इन दोनों गुटों में हो रहा था इसको टाल दिया गया। नारोजी गेव फॉलोइंग रिजोल्यूशन, निम्नलिखित दो रिजोल्यूशन प्रस्ताव पास किए गए सो एज टू रिकॉन्साइल मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, ताकि गर्म दल के नेताओं को और जो नरम दल के नेता है उन दोनों को कन्विंस किया जाए, संतुष्ट किया जाए। विच आर एज फॉलोज, कौन से दिए गए थे? एनोलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का जो विभाजन हुआ है उसको रद्द करना, यह प्रस्ताव पास किया गया। स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया, स्वदेशी का, बॉयकॉट का और नेशनल एजुकेशन का प्रस्ताव पास किया गया। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रस्ताव पास किए गए 1906 के अधिवेशन में, ये याद रखना है। और पहले ये बताओ कि एनरोलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये बंगाल के विरोध क्यों करना चाहते थे? क्यों एनरोलमेंट करना चाहते थे? क्यों रद्द करना चाहते थे वो? हाँ, बंगाल का जो एनरोलमेंट है प्रस्ताव में इन्होंने ये क्यों पास किया? मतलब 1906 में जो ये 1906 में कांग्रेस का जो सेशन हुआ उस सेशन में ये प्रस्ताव क्यों पास किया गया कि जो बंगाल है उसका एनरोलमेंट क्यों हो? बंगाल का विभाजन धार्मिक आधार पर किया गया और ये फूट डालो राज करो की नीति है। वो भारत को धर्म के आधार पर बांट रहे हैं। धर्म के आधार पर भारत को ना बांटा जाए। ठीक है, हिंदुओं में मुसलमानों में झगड़ा ना हो, जब तक एकता नहीं होगी स्वराज नहीं मिलेगा। इस वजह से उन्होंने बंगाल का जो विभाजन है वो रद्द करने का प्रस्ताव किया। समझ गए? सूरत स्प्लिट हो गया इसके बाद 1907 में, क्योंकि गर्म दल के नेताओं में, नरम दल के नेताओं में क्या चल रहा था? गुटबंदी चल रही थी, विचार नहीं मिल रहे थे, तो स्प्लिट हो गया। ठीक है, सूरत विभाजन हो गया।
Different interpretation were given by the moderate and extremist leaders regarding the resolutions, which created an atmosphere of confusion and anxiety. अलग अलग प्रकार की व्याख्या दी गई नरम दल के नेताओं के द्वारा, गरम दल के नेताओं के द्वारा प्रस्तावों को लेकर के, जिस वजह से एक उलझन का और चिंता का वातावरण पैदा हो गया था। इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड एट सूरत इन 1907। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो सूरत में रखा गया इस इन विचारों के मैच न होने के कारण, विच वॉज प्रिसाइडेड बाय मॉडरेट लीडर रास बिहारी घोष। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की गई। मॉडरेट्स कैप्चर्ड द कांग्रेस मशीनरी, मॉडरेट्स ने कांग्रेस मशीनरी को कैप्चर कर लिया था, विच लेड टू फॉर्मल स्प्लिट ऑफ कांग्रेस 1907, जिसके वजह से 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। इस लाइन को समझाना एक बार, क्या समझ में आया कि कैप्चर्ड द कांग्रेस मशीनरी, मॉडरेट्स कैप्चर्ड द कांग्रेस मशीनरी, इसको समझाओ। सुनना और समझना दो अलग चीजें हैं। तुम सुन रहे हो या समझ रहे हो, बताओ। उसने कांग्रेस के जो सदस्य थे ना, और जो कांग्रेस का मतलब जो विचारधारा कांग्रेस में सदस्यों की, उन्होंने उसका विरोध किया जो सूरत अधिवेशन में अलग अलग हो गए। ये ठीक बोल रहे हो, लेकिन दिस इज नॉट द राइट रीजन। 1905 1906 में जो अधिवेशन हुआ उसका अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी, 1906 में। 1907 में जो अधिवेशन हुआ उसका अध्यक्ष कौन? रास बिहारी बोस। दादा भाई नौरोजी नरम दल के नेता, रास बिहारी बोस नरम दल के नेता। गरम दल के नेता को तो वो अध्यक्ष चुन ही नहीं रहे। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि कांग्रेस में केवल नरम दल के नेताओं का ही प्रभुत्व है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। समझ गए? इस वजह से उन्होंने सोचा कि इन्होंने तो कांग्रेस की मशीनरी को ही कैप्चर कर रखा है नरम दल के नेताओं ने, इसलिए फैक्शन हो गई, दो गुटों में बट गई। आफ्टर द सूरत स्प्लिट, ब्रिटिश अथॉरिटी एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक। सूरत विभाजन होने के बावजूद उसके बाद अंग्रेजों ने कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी को अपना लिया। गोइंग बाई विच, जिसके माध्यम से पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट वाज एडॉप्टेड फॉर मॉडरेट लीडर्स, जिसके माध्यम से जो मॉडरेट लीडर्स थे, नरम दल के जो नेता थे, उनके लिए अपीजमेंट की पॉलिसी, शांति की पॉलिसी अपनाई गई। एंड एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स वर रिप्रेस्ड, और जो गरम दल के नेता थे वो रिप्रेस्ड कर दिए गए, दबा दिए गए, उनके साथ कठोर व्यवहार किया गया। यह है कैरेट एंड स्टिक। समझ गई? फॉर एग्जाम्पल, स्टिक का यूज क्या करते हैं? कैरेट एंड स्टिक को ऐसे समझो, स्टिक का यूज क्या करते हैं? मारने के लिए, पनिशमेंट देने के लिए। ठीक है, और स्टिक की जगह मान लो हम गाजर के साथ किसी को मारे, दर्द होगा? नहीं होगा। मतलब थोड़ा रूखा व्यवहार तो गरम दल के नेताओं के लिए, और थोड़ा सॉफ्ट नेचर नरम दल के नेताओं के लिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए कैसे व्यवहार था उनका? बाल गंगाधर तिलक वाज डिपोर्टेड टू मांडले जेल फॉर 6 ईयर। 6 साल तक मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक को रखा गया। लाला लाजपत राय फॉर 1 ईयर, लाला लाजपत राय को 1 साल के लिए। बिपिन चंद्र पाल एंड चिदम्बरम पिल्लई को 6 महीने के लिए जेल में रखा गया। लाल बाल पाल, यही आगे वो। ठीक है, इनको जेल में डाल दिया और उनके साथ अपीजमेंट की पॉलिसी यूज की गई। क्राउन रूल हमने पढ़ा था, 1857 की क्रांति, विद्रोह के नेता हमने पढ़े, उनको दबा दिया गया। कहीं पर कैंप बेल थे, कहीं पर मेजर हीरोज थे, जैसे कि झांसी की रानी में, झांसी के एरिया में कैंप बेल हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे जो नेता थे उन्होंने क्या कर लिया था? विद्रोह को दबा दिया था। उस विद्रोह के बाद महारानी विक्टोरिया की घोषणा आती है नवंबर 1858 में, जिसके बाद डायरेक्ट क्राउन का शासन भारत पर शुरू हो जाता है। तो भारत पर अब क्राउन का शासन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का शासन है। क्राउन किस किस को मिलाकर के बनता है? ब्रिटिश पार्लियामेंट प्लस महारानी विक्टोरिया, इन दोनों को मिलाकर के क्राउन बनता है। तो उसका शासन भारत पर आ गया। तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या बताया गया है? देखो, विक्टोरियाज डिक्लेरेशन क्या आई थी? विक्टोरिया की डिक्लेरेशन आफ्टर 1857 स्ट्रगल। इन अगस्त 1858, अगस्त 1858 में द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड एन एक्ट, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक
कानून पास किया था विच पुट एन एंड टू द कंपनी रूल, जिसने कंपनी के शासन के समाप्ति कर दी थी। द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया वाज ट्रांसफर टू ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था भारत पर, अब वो ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल हो गया था। क्वीन विक्टोरिया इश्यूड ए प्रोक्लेमेशन विच वाज रीड आउट बाय गवर्नर जनरल कैनिंग। क्वीन विक्टोरिया ने एक घोषणा जारी कर दी थी, जिस घोषणा को गवर्नर जनरल कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था एट ए दरबार में हेल्ड एट इलाहाबाद ऑन 1 नवंबर 1858। जो दरबार इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को रखा गया था। उसमें घोषणा पढ़ करके सुनाई थी। क्या था उस घोषणा में, देखो। द प्रोक्लेमेशन प्रोमिस टू रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ इंडियन प्रिंसेस। इस घोषणा में भारतीय राजकुमार जो थे उनके अधिकारों का रिस्पेक्ट करने के लिए वचन दिया गया था। एंड डिस्क्लेम्ड एनी इंटेंशन ऑफ एक्सटेंडिंग ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया। और भारत में उन्होंने ये क्लेम भी छोड़ दिया था कि अब वो ब्रिटिश जो टेरिटरी है उनका एक्सपेंशन नहीं किया जाएगा, किसी भी राज्य को युद्ध के द्वारा अपने राज्य में नहीं मिलाया जाएगा। ये भी उसमें प्रॉमिस किया गया था। इट आल्सो प्रॉमिस टू पे ड्यू रिगार्ड टू द एंशिएंट राइट्स, यूसेजेस एंड कस्टम्स ऑफ पीपल एंड फॉलो ए पॉलिसी ऑफ जस्टिस, बेनेवोलेंस एंड रिलीजियस लिबरेशन, टॉलरेंस। ठीक है, उसमें यह भी वचन दिया गया था कि जो भारत के लोगों के प्राचीन जो अधिकार हैं, प्राचीन जो कस्टम्स हैं, ठीक है, और यूसेजेस जो उपयोग हैं, प्राचीन समय में जो पॉलिसी चलाए जा रहे थे, और एक प्रकार की न्याय की पॉलिसी, उपकार की पॉलिसी और धार्मिक सहिष्णुता की पॉलिसी उन्होंने अपना ली थी। सभी धर्मों का आदर करना है, लोगों की आर्ट एंड कल्चर का भी आदर करना है, उनके कस्टम्स का भी आदर करना है। ये भी वचन दिया गया था। इट फर्दर डिक्लेयर दैट ऑल विल बी क्वालिफाइड टू एंटर द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इसमें यह भी डिक्लेयर किया गया था कि सभी भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में एंटर होने के लिए क्वालिफाई हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजुकेशन, एजुकेशन के आधार पर। किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का उसको हटाया नहीं जाएगा। एंड एबिलिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस एंड क्रीड, किसी भी जाति, किसी भी धर्म से संबंध रखता हो, वो अगर उसमें एबिलिटी है, उसमें एजुकेशन है, तो सिविल सर्विसेज में वो एंटर कर सकता है। ये भी प्रॉमिस उसमें किया गया था। ये थी वो घोषणा। फीचर्स देखो, अगर एक बात देखी जाए, ये जो इसमें प्रोमिस किए गए हैं, महारानी विक्टोरिया की एक ही घोषणा ने बहुत सारा सुधार कर दिया, जिस सुधारों की लड़ाई के लिए वो काफी सालों से लड़ाई लड़ रहे थे। फीचर्स, क्या क्या विशेषता इस घोषणा की? इट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू दैट ऑफ वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इसने भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वाइसरॉय बना दिया था। हु वाज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया, जो भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था। वायसराय का मीनिंग ही सरकार का प्रतिनिधि होता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। वायसराय का अर्थ क्या होता है? सरकार का प्रतिनिधि। अ मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक मिनिस्टर, पार्लियामेंट का ही था वो, उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया गया था। वाज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए रिस्पॉन्सिबल था। मतलब जो पार्लियामेंट है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ऑर्डर करता था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वाइसरॉय को ऑर्डर करता था। वाइसरॉय फिर जब उसको भारत में इंप्लीमेंट करता था। ठीक है, अब भारत सरकार का उत्तरदायित्व किसके ऊपर आ गया था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऊपर। 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसको भारत मंत्री या भारत सचिव भी बोला जाता है, ठीक है, उसकी सहायता के लिए 15 मेंबर की काउंसिल भी बनाई गई थी। इट एबोलिश द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एबोलिश कर दिया गया। समझ आया? क्या क्या पढ़ा हमने इसके बारे में, बताना एक बार। इसमें जो महारानी विक्टोरिया थी ना, उसने डायरेक्ट रूप से जो ब्रिटेन ने क्राउन की स्थापना कर दी, और गवर्नर की जगह जो वाइसराय था ना, हाँ, गवर्नर की जगह वाइसराय को कर दिया लेवल पर सेक्रेटरी कर दिया इनमें। उसमें घोषणा में क्या क्या था? उस घोषणा में जैसे अंग्रेज जो हैं धर्म, सभी धर्मों का आदर करेंगे, हाँ, ठीक है, संस्कृति का आदर करेंगे, रीति रिवाजों का आदर करेंगे। सिविल सर्विसेज में सभी को एंट्री दी जाएगी उसके एजुकेशन और एबिलिटी के आधार पर। किसी के साथ जातीय या धार्मिक भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की स्थापना कर दी गई। फीचर्स में 15 मेंबर की काउंसिल थी। ठीक है,
और भारतीय जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल उसको बना दिया गया। ठीक है। और इसके बाद और क्या था, ये जो घोषणा थी ये पढ़ी गई थी, कब पढ़ी गई थी? 1 नवंबर 1858 को दरबार में। किसके द्वारा पढ़ी गई? कैनिंग के द्वारा। ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया था। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ट द नीड ऑफ सीकिंग कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। अंग्रेजी सरकार को भारतीयों की प्रशासन में सहयोग की जरूरत महसूस हुई कि हमें भारतीयों के सहयोग जरूरी है। बैनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। ठीक है। फीचर्स क्या था इसका? बिगिनिंग हो गई थी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। प्रतिनिधि संस्था की शुरुआत हो गई थी बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय लोगों को शामिल करके रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन शुरू हो गई थी। प्रतिनिधियों को चुन करके भेजा जाता था इलेक्शन के माध्यम से। हालांकि इलेक्शन वर्ड यूज नहीं किया गया था अभी तक। ठीक है। इन दिस इट दस प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर। इस प्रकार इसने ये प्रावधान कर दिया था कि भारतीयों का नामांकन किया जाएगा, उनको चुना जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा। ठीक है। एज नॉन ऑफिशियल मेंबर। ठीक है। नॉन ऑफिशियल मेंबर के रूप, गैर सरकारी सदस्य चुने गए थे वो। गैर सरकारी सदस्य का मतलब इलेक्शन के माध्यम से चुन करके जा रहे तो सरकारी सदस्य हैं, जो नामित होकर के जा रहे हैं, नॉमिनेट होकर के जा रहे हैं तो गैर सरकारी सदस्य हैं। मतलब अब कानून निर्माण प्रक्रिया में गैर सरकारी सदस्यों को भी शामिल किया जाने लगा। It initiated the process of decentralization by restoring legislative powers to Bombay and Madras presidencies. इसने विकेंद्रीयकरण की जो प्रक्रिया थी उसकी भी शुरुआत कर दी थी, जिसके माध्यम से बॉम्बे को और मद्रास प्रेसिडेंसीज को विधायी शक्तियां दी गई थी। मतलब वो भी कानून बना सकते हैं। पहले इसको अधीन कर दिया गया था ना। ठीक है। अब वो भी कानून बना सकते हैं, उनको भी पावर दे दी गई। वायसराय कैनिंग स्टार्टेड पोर्टफोलियो सिस्टम। वायसराय कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम, विभागीय प्रणाली की शुरुआत कर दी। वेयर बाय, जिसके माध्यम से सेपरेट डिपार्टमेंट्स वर क्रिएटेड टू बी हेडेड बाय स्पेसिफिक ऑफिसर्स, जिसके माध्यम से अलग अलग प्रकार के विभागों का निर्माण किया गया, जिनको अलग अलग स्पेसिफिक ऑफिसर्स के द्वारा हेड किया जाता था डिपार्टमेंट के। It led to the establishment of new legislative councils for Bengal, NWFP, पंजाब एंड बर्मा। इसने यह भी प्रावधान कर दिया था कि नई विधायी परिषद की स्थापना की गई थी बंगाल में 1862 में, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में 1866 में, 86 में, पंजाब में 1897 में स्थापना की गई और बर्मा में भी 1897 में ही अलग से लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अकॉर्डिंग। इट एम्पावर्ड द वायसराय टू इश्यू ऑर्डिनेंसेस। इसने ऑर्डिनेंस इश्यू करने के लिए वायसराय को एम्पावर्ड कर दिया, ताकत दी गई। ठीक है, कि वह अध्यादेश जारी कर सके विदाउट द कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल स्थिति के दौरान बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल से सलाह मशविरा किए उसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी दी गई थी। ठीक है। अब क्या क्या पढ़ा हमने इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में, उसको वो क्यों पास किया गया था बताओ? इंडियन काउंसिल एक्ट क्यों पास किया गया? (1857) के विद्रोह के बाद अंग्रेजों को भारतीयों की आवश्यकता महसूस हुई प्रशासन में, इस वजह से इसको पास किया गया। और क्या क्या पढ़ा इसमें? भारतीयों की कानून निर्माण प्रक्रिया में शामिल हो गए थे, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम स्टार्ट हो गया था, और जो गैर सरकारी सदस्य है वो भी कानून निर्माण प्रक्रिया में शामिल होने लगे थे। वायसराय कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत कर दी थी, जिस पोर्टफोलियो सिस्टम के माध्यम से अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए और उन डिपार्टमेंट में एक प्रकार स्पेसिफिक जो ऑफिसर्स थे उनको हेड किया जाने लगा था। ठीक है। ये कुछ कुछ प्रावधान हमने इनके बारे में पढ़े थे। ठीक है। नई नई जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उनको उनकी स्थापना की गई थी।
Indian Council Act 1892. It increased the number of additional non-official members in the central and provincial legislative councils but maintained official majority in them. भारत परिषद अधिनियम 1892 ने गैर सरकारी कर्मचारियों की संख्या को बढ़ा दिया गया था केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में, लेकिन इन्होंने अपनी सरकारी कर्मचारी जो सरकारी जो मेंबर्स हैं उनकी मेजोरिटी को बनाए रखा था, उनकी संख्या ज्यादा थी। इट इंक्रीज द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इसने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के फंक्शंस को बढ़ा दिया था। एंड गेव देम पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव, और इसमें बजट को डिस्कस करने का और अलग अलग प्रश्नों को एड्रेस करने का, बजट से रिलेटेड प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया था एग्जीक्यूटिव से। द एक्ट मेड ए लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन, इस कानून ने चुनाव का एक अप्रत्यक्ष या सीमित प्रावधान भी किया गया। अप्रत्यक्ष चुनाव, नॉट प्रत्यक्ष चुनाव। इन फिलिंग अप सम ऑफ द नॉन ऑफिशियल सीट्स, जो गैर सरकारी सीट्स हैं उनको भरने के लिए चुनाव का अप्रत्यक्ष तरीका भी ढूंढ लिया गया था। इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में जो गैर सरकारी सीटें थी उनको भरने के लिए चुनाव का सीमित और अप्रत्यक्ष प्रावधान भी किया गया। हाउएवर, हालांकि द वर्ड इलेक्शन वाज नॉट यूज्ड इन द एक्ट, इस एक्ट में इलेक्शन शब्द यूज नहीं किया गया था, चुनाव शब्द का यूज नहीं किया गया, लेकिन चुनाव का प्रावधान किया गया। ठीक है। इसके बाद मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आया था 1909 में, या इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी कहा जाता है, आल्सो नोन एज इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, ये तीन प्रकार से इसको जाना जाता है। जो मिंटो जो थे वो वायसराय थे, और पता है कि मिंटो के सपोर्ट से ही 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी, याद रखना है। और मोर्ले कौन थे? सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया। इन दोनों ने इसको तैयार किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 को। देखो क्या क्या प्रावधान थे। इट मेड प्रोविजन ऑफ इलेक्शन फॉर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें इलेक्शन का प्रावधान किया गया, प्रांतों में इलेक्शन का प्रावधान। ठीक है। इलेक्टेड मेंबर्स वर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जो इलेक्टेड मेंबर थे, चुने गए जो सदस्य थे, उनको अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता था बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा। इलेक्टोरल कॉलेज एक प्रकार का मतदाताओं का समूह बताया गया है। यहाँ पर यह मत सोचना कि कोई कॉलेज बना दिया वहां जाकर के स्पेशल वोट डाला जाए, नहीं। विच कंसिस्टेड ऑफ, इलेक्टोरल कॉलेज में क्या क्या था? कंसिस्टेड ऑफ प्रिविलेज्ड पीपल, विशेषाधिकार प्राप्त लोग जो शामिल थे इसमें, जैसे कि लैंडलॉर्ड्स जमींदार थे, रिच ट्रेडर्स, ठीक है, व्यापारी थे, अमीर व्यापारी, मर्चेंट्स व्यापारी थे, लोकल बॉडीज के सदस्य थे, ग्रुप ऑफ टीचर्स थे, एटसेट्रा। मतलब ये जो विशेषाधिकार प्राप्त लोग थे वही इलेक्टोरल कॉलेज में आते थे, मतलब केवल यही वोट कर सकते थे और नहीं। द ऑफिशियल मेजोरिटी वाज अबोलिश्ड, जो ऑफिशियल मेजोरिटी थी, सरकारी सदस्यों की जो मेजोरिटी थी वो एबोलिश कर दी गई। इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रांतीय विधान परिषदों में, बट इट वॉज रिटेन्ड इन सेंट्रल असेंबली, लेकिन जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें ऑफिशियल मेजोरिटी को रखा गया था। मतलब सेंटर में तो मेजोरिटी थी सरकारी सदस्यों की, लेकिन प्रांतों में जो इलेक्शन हुए उनमें मेजोरिटी नहीं थी। ठीक है। अब लोग खुद शासन कर रहे थे, धीरे धीरे प्रोसेस चल रही है। ब्रिटिश अथॉरिटी इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ डिस्कसिंग बजट आइटम्स, ब्रिटिश अथॉरिटी ने बजट आइटम्स पर जो डिस्कस करने की प्रैक्टिस थी उसको भी शुरू कर दिया। एंड इंडियन मेंबर्स वर अलाउड टू वोट ऑन सेपरेट बजट आइटम्स, और भारतीय सदस्यों को अलग अलग बजट के जो आइटम्स हैं उनके ऊपर वोट करने का अधिकार दे दिया गया था। एंड आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस एंड इंट्रोड्यूस रिजोल्यूशंस, और उन्हें यह भी अधिकार दिया गया था कि वो प्रतिपूरक प्रश्न पूछ सकते थे और रिजोल्यूशंस भी इंट्रोड्यूस कर सकते थे। समझ गए? प्रतिपूरक क्वेश्चंस का मतलब जैसे ही हमने देखा होगा कि कई बार पार्लियामेंट डिबेट अगर देखे हो, शून्यकाल हो गया, प्रश्नकाल हो गया, ऐसे ऐसे कई काल होते हैं। 1 बजे स्टार्ट होता है शून्यकाल, ठीक है, जिसमें किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया जा सकता है। उनमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तारांकित क्वेश्चन, अतारांकित क्वेश्चंस। वो जो तारांकित क्वेश्चन है रिटर्न में जवाब दो, अतारांकित क्वेश्चन है जिनका मौखिक रूप से जवाब दो,
सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई स्टार मार्क क्वेश्चन है, इसमें बताया गया कि हरियाणा में इतनी बेरोजगारी क्यों है, इसका आंसर दो, मौखिक रूप से देगा। ठीक है, मिनिस्टर खड़ा होगा, जब उसके बोलने की बारी आएगी, ये क्वेश्चन पूछा है कि हरियाणा में कितनी बेरोजगारी है, आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में बेरोजगारी 40% है फॉर एग्जाम्पल, तो इसके ऊपर प्रतिपूरक क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? ये पूछा जा सकता है कि 40% बेरोजगारी कैसे बढ़ गई, इसको भी बताओ, पहले तो इतनी थी। ये प्रतिपूरक क्वेश्चन हैं। ठीक है, वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, दे इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स। इसने मुस्लिमों के लिए एक अलग इलेक्टोरेट शुरू कर दिया था। ठीक है, मुस्लिमों को अलग सीटें वितरित की गई थी। द इनकम क्वालिफिकेशन फॉर मुस्लिम्स वाज केप्ट वे लोअर। जो इनकम क्वालिफिकेशन थी मुस्लिमों की, वो थोड़ी कम रखी गई थी देन द अदर कम्युनिटीज। दूसरे समुदायों के खिलाफ, दूसरों के समुदाय की तुलना में कम रखी गई थी वो। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या है मुस्लिम्स का, ये समझ सकते हो? बताना क्या है? सीट रिजर्व। तो सेपरेट इलेक्टोरेट, नॉट सीट्स, सेपरेट इलेक्टोरेट। सीट भी आ गई इसमें, परसेंटेज नहीं समझे तुम फिर भी। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये है किसी, ये वो सीटें हैं जिन पर केवल मुस्लिम ही लड़ेंगे, मुस्लिम ही वोट करेंगे। समझ गए? ये वो सीटें थी, इन सीटों पर कोई दूसरी कम्युनिटी का नहीं लड़ सकता था, दूसरी कम्युनिटी का वोट भी नहीं कर सकता। ये सेपरेट इलेक्टोरेट है। ये तो जानबूझ के किया था उन्होंने, जानबूझ के किया था, फुट डालो शासन करो की नीति है। क्योंकि फिर मुसलमानों में ये हो जाएंगे कि वो स्पेशल है, हाँ, हमारा अलग से होना चाहिए, फिर उनका इनकम क्वालिफिकेशन भी तो लो रखी गई। वन इंडियन मेंबर वाज टू एडेड और अपॉइंटेड टू द वॉइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक भारतीय सदस्य की भी नियुक्ति की गई, उसे भी जोड़ा गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाज द फर्स्ट मेंबर ऑफ टू होल्ड दिस पोस्ट। इस पोस्ट को होल्ड करने वाले पहले मेंबर थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या है, इससे पहले आई है? ये सर वो एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल जो वो था, वो मिलके डिस्कस करते थे किसी। जो कॉर्नवालिस आए थे ये सर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत, उससे पहले वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को वो किया गया था 1773 के अकॉर्डिंग, कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट आया था। क्यों कंट्रोल करने के लिए पास किया गया था ये कानून? ताकि कंपनी ने 1 मिलियन पाउंड का लोन अप्लाई किया था, और 1 मिलियन पाउंड का लोन अप्लाई किया तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को यह अधिकार मिल गया कि वो कंपनी के अकाउंट्स को चेक करे। सीक्रेट कमेटी की रिपोर्ट आई कि जो ऑफिशियल्स हैं कंपनी के, उन्होंने इतनी सारी वेल्थ को अपना लिया है कि वो लंदन के नवाब बन गए हैं। ठीक है, फिर भी वो लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वो इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि कंपनी में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, और इस भ्रष्टाचार को रेगुलेट करने के लिए, इनके अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पास किया गया। जब उसको पास किया गया तब एक वायसराय और उसकी काउंसिल, जिसमें 3 मेंबर थे, 4 मेंबर थे, ठीक है, और एक वो था, टोटल ये हो गए थे, तब ये काउंसिल बनाई गई थी। अब उसी काउंसिल में, ठीक है, कॉर्नवालिस ने क्या कहा था? काउंसिल जब बनाई गई थी तो यह बताया गया था कि काउंसिल में जो भी निर्णय लिए जाएंगे मेजोरिटी पे लिए जाएंगे, और वायसराय केवल तभी वोट करेगा जब निर्णायक वोट देना होगा उसको, और वायसराय को वीटो कर सकते थे, तो वायसराय के पास पावर नहीं थी। बड़ी दया आई उन्हें वायसराय को उस टाइम पर। फिर लेकिन जब कॉर्नवालिस आया, फिर मना लग गया, हाँ ठीक है, कॉर्नवालिस ने दया खो दी, जमा निर्दयी बना दिया। कॉर्नवालिस ने क्या कहा, मैं तो तब जाऊंगा गवर्नर जनरल बन के जब मेरी 2 शर्तें मानोगे। एक तो मुझे पावर दी जाए कि मैं वीटो कर सकूं, ठीक है, मेजोरिटी मेरी चलेगी, उनकी नहीं चलेगी। दूसरा, मुझे कमांडर इन चीफ बनाया जाए। इसलिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आ गया। ठीक है, तब ये काउंसिल क्रिएट की गई थी। और अब उस काउंसिल में पहले तो अंग्रेज थे, अब एक भारतीय सदस्य भी शामिल कर दिया गया। भारतीय सदस्य पहले थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा।
ठीक। द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1909 का जो भारत सरकार अधिनियम था, उसके प्रोविजंस कुड नॉट सेटिस्फाई द एस्पिरेशंस ऑफ मॉडरेट लीडर्स। नरम दल के नेताओं की जो महत्वाकांक्षाएं थी उनको संतुष्ट नहीं कर सके। दे अपोज द क्रिएशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, अलग जो इलेक्टोरेट किया गया था रिलीजन के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर जो अलग इलेक्टोरेट क्रिएट किया गया था मुसलमानों के लिए, उसका उन्होंने विरोध किया। दे वर आल्सो डिसअफेक्टेड बाय द स्टेटमेंट ऑफ मोरले। मोरले ने जो स्टेटमेंट दी उस स्टेटमेंट से भी वो डिसअफेक्टेड हो गए थे, ठीक है, प्रभावित हो गए थे। दैट दे हैव नो इंटेंशन ऑफ फॉर्मिंग इंट्रोड्यूसिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, कि भारत में किसी भी पार्लियामेंट्री या संसदीय प्रणाली की शुरुआत करने की उनकी कोई इच्छा ही नहीं है। इस बात से भी डिसअफेक्टेड हो गए, संतुष्ट नहीं थे, गुस्सा हो गए थे वो। फाइनली, अंततः द रिसेंटमेंट ऑफ इंडियन लीडर्स वाज एड्रेस्ड इन 1911, 1911 में जो भारतीय जो नेताओं का गुस्सा था उसको 1911 में एड्रेस कर दिया गया, गुस्से को दूर कर दिया गया। क्या? एट ग्रैंड दिल्ली दरबार इन विच किंग जॉर्ज V अनाउंस्ड एनरोलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। जिस दिल्ली दरबार में 1911 में किंग जॉर्ज V ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, बट लेकिन विद द क्रिएशन ऑफ 2 सेपरेट स्टेट्स, 2 अलग अलग सेपरेट स्टेट भी क्रिएट कर दिए थे जिसमें बिहार और उड़ीसा शामिल थे। इसकी वजह से उनके गुस्से को दूर कर दिया गया था। और यही वो ही साल था 1911 जिसमें ये आगे लाइन लिखी हुई है, ही फर्दर अनाउंस्ड, उसने यह भी अनाउंस किया द ट्रांसफर ऑफ ब्रिटिश कैपिटल, की जो ब्रिटिश की कैपिटल है वो कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर की जाएगी। दिल्ली को राजधानी 1911 में घोषणा की गई, 12 में राजधानी बनी। समझ गई? अर्ली कैरियर ऑफ महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका। अर्ली कैरियर ऑफ महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका, इसको अभी देखते हैं। महात्मा गांधी स्टडीड लॉ इन इंग्लैंड, महात्मा गांधी ने इंग्लैंड में लॉ की पढ़ाई की एंड बिकम ए बैरिस्टर, और बैरिस्टर बन गए वो, ठीक है। इन 1893 में ही लैंडेड एट डरबन, साउथ अफ्रीका में ही। 1893 में वो डरबन में चले गए थे टू सॉर्ट आउट लीगल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज क्लाइंट दादा अब्दुल्ला, अपने दोस्त या अपने क्लाइंट दादा अब्दुल्ला की जो लीगल प्रॉब्लम्स थी उनका समाधान करने के लिए वो साउथ अफ्रीका चले गए। ही ऑब्जर्व 3 टाइप्स ऑफ इंडियंस इन साउथ अफ्रीका, उसने साउथ अफ्रीका में 3 प्रकार के भारतीयों को देखा। कौन कौन से? इंडेंचर्ड लेबर, इंडेंचर्ड लेबर थे फ्रॉम साउथ इंडिया, साउथ इंडिया से गए हुए थे। नंबर 2, देयर चिल्ड्रन हु वर बोर्न इन साउथ अफ्रीका, उनके बच्चे जो साउथ अफ्रीका में पैदा हुए। नंबर 3, मेमन मुस्लिम्स मर्चेंट्स, सिंध एरिया से गए हुए थे मेमन मुस्लिम मर्चेंट्स। 3 प्रकार के मुस्लिम्स को देखा था, इंडियंस को देखा था उसने। ही फर्दर ऑब्जर्व दैट ऑल ऑफ देम वर हेवीली डिस्क्रिमिनेटेड, उसने आगे यह भी देखा कि इन सभी के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जा रहा था। मोरओवर, इसके अतिरिक्त दे एक्सेप्टेड इट एज ए वे ऑफ लाइफ, उन लोगों ने इसे एक जीवन जीने के तरीके में एक्सेप्ट कर लिया था। एंड हैड नो आइडिया हाउ टू चैलेंज इट, और उनके पास ऐसा कोई विचार ही नहीं था कि इसको कैसे चैलेंज करें, कैसे आवाज उठाएं इसके खिलाफ। गांधी हिमसेल्फ फेस्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, गांधी जी ने खुद जातिगत भेदभाव का सामना किया एंड ह्यूमिलिएशन, और अपमान को भी सामना किया था। ही वॉज बंडल्ड आउट ऑफ द फर्स्ट क्लास अपार्टमेंट, फर्स्ट क्लास अपार्टमेंट में जब वो ट्रेन में बैठे हुए थे उसको बाहर फेंक दिया गया था। फोर्स्ड टू सिट इन द ड्राइवर्स बॉक्स, ड्राइवर के कैबिन में बैठने के लिए उसको मजबूर किया गया था। एंड वंस ही रीच जोहानिसबर्ग, और जब वो एक बार जोहानिसबर्ग पहुंच गए थे, ऑल द होटल्स बिकेम फुल अप, उसके पहुंचते ही जो होटल्स थे वो फुल हो गए थे। मतलब जिस भी होटल में उसने रुकने की कोशिश की तो बोल दिया कि होटल फुल है, आपको रुकने के लिए कोई जगह नहीं है। इन साउथ अफ्रीका में ही ऑफर्ड इंडियंस टू टीच इंग्लिश, उसने पेशकश की भारतीयों को कि वो इंग्लिश पढ़ें। ऑन द इशू ऑफ डिसएनफ्रेंचाइज इंडियन, भारतीयों को डिसएनफ्रेंचाइज के मुद्दे पर, डिसएनफ्रेंचाइज का मतलब मताधिकार का छीन लेना, ठीक है, इस अधिकार से वंचित करना डिसएनफ्रेंचाइज होता है।
ठीक है, ये जो इश्यू था बीइंग पास्ड बाय नेशनल नटल लेजिस्लेटिव, जिस मतलब इश्यू को नटल लेजिस्लेटिव के द्वारा पास किया गया था कि इनको वोट का अधिकार ना दो, गांधी वाज परसुएडेड बाय इंडियंस टू स्टे फॉर ए मंथ इन साउथ अफ्रीका। गांधी जी से प्रार्थना की गई कि वो एक और महीने के लिए साउथ अफ्रीका में रुकें टू सॉर्ट आउट देयर प्रॉब्लम्स, कि उनकी प्रॉब्लम्स का सामना करें। एंड गांधी वेंट ऑन टू स्टे नेक्स्ट 20 ईयर्स इन साउथ अफ्रीका, और गांधी अगले 20 साल तक साउथ अफ्रीका में रुके रहे थे। ये था उसका अर्ली फेज। ठीक है, मॉडरेट फेज ऑफ स्ट्रगल, स्ट्रगल का मॉडरेट फेज क्या है, ये क्या क्या इसने किया है ना, ये हम ऑलरेडी आगे भी देखेंगे, आगे जब आएगा। ठीक है, मॉडरेट फेज ऑफ स्ट्रगल साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी का 1894 से लेकर के 1906 तक क्या मॉडरेट फेज रहा है। गांधी कंसंट्रेटेड ऑन पिटिशनिंग, सबसे पहले तो गांधी जी ने पिटिशनिंग पर कंसंट्रेट किया था। ठीक है, एंड सेंडिंग मेमोरियल्स टू साउथ अफ्रीकन लेजिस्लेचर, और साउथ अफ्रीकन लेजिस्लेचर को केवल मेमोरियल्स ही भेजते रहे, उनको यादगार रिमाइंडर ही भेजते रहे, याद दिलाते रहे। द कॉलोनियल सेक्रेटरी इन लंदन, लंदन में जो कॉलोनियल सेक्रेटरी था उसके ऊपर इसके पास भी पिटिशंस भेजते रहे, रिमाइंडर भेजते रहे टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, क्योंकि पता था ब्रिटिश से, वहीं से तो उसने लॉ की परीक्षा पढ़ी थी, एजुकेशन ली थी। इन एक्सपेक्टेशन ऑफ फेयर प्ले, एक समान मतलब उसके व्यवहार की एक्सपेक्टेशन में उम्मीद करके ही सपोर्टेड, उसने सपोर्ट किया ब्रिटिश को, ब्रिटिश लोगों को। ड्यूरिंग सेकेंड बोर वार, जो सेकेंड एंग्लो बोर वार हुआ था उसमें ब्रिटिश लोगों को उसने समर्थन दे दिया था महात्मा गांधी ने, बता करके कि हाँ भाई ठीक है चलो युद्ध में तुम भाग दो। उसने ये मानना था, ये उम्मीद में उसका समर्थन किया था कि वो समान व्यवहार करेंगे। एंड क्रिएटेड एम्बुलेंस कॉर्प्स, और उसने एम्बुलेंस कॉर्प्स ऑफ इंडियंस इसकी भी स्थापना कर दी थी, एम्बुलेंस कॉर्प्स की। ठीक है, कॉर्प्स कॉरपोरेशन। ड्यू टू हिज सपोर्ट ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ केसर हिंद, उसके इस सपोर्ट के कारण ही उसको ये टाइटल दिया गया था केसर हिंद का। ठीक है, कहाँ दिया गया था केसर हिंद का टाइटल? साउथ अफ्रीका में। इन दिस पीरियड ओनली गांधी सेट अप नटल इंडियन कांग्रेस एंड स्टार्टेड हिज न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन। इसी साल गांधी जी ने नटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर दी और उसका न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन भी शुरुआत कर दी। पैसिव रेजिस्टेंस फेज और सत्याग्रह 1906 के बाद जो पैसिव रेजिस्टेंस फेज आया था, ठीक है, या सत्याग्रह, इस सत्याग्रही वाज नॉट टू सबमिट टू व्हाट ही कंसीडर्ड एज रॉन्ग। एक सत्याग्रही को उसके सामने सबमिट नहीं होना है जिसको वो समझते हैं कि वो रॉन्ग है। सत्याग्रही उसे नहीं कहते जिसको वो ये समझता, खुद ये समझता है कि ये गलत बात और मैं झुकूंगा नहीं। बट ही वॉज टू रिमेन ट्रूथफुल, नॉन वायलेंट एंड फियरलेस। बल्कि सत्याग्रही वो है जिसको ट्रूथफुल रहना होता है एंड नॉन वायलेंट रहना होता है, हिंसक रहना होता है, तो फियरलेस और निडर रहना होता है। ही विल नेवर गो डाउन बिफोर एनी अनजस्ट लॉ, किसी भी अनुचित कानून के सामने उसको नहीं झुकना होगा। द मैन इश्यूज इन्वॉल्व, मुख्य इश्यूज कौन से थे? इट वॉज कंपल्सरी फॉर इंडियंस टू कैरी देयर सर्टिफिकेट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑल द टाइम। भारतीयों के लिए यह कंपल्सरी था कि वो हर बार अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को लेकर के चलें। A new legislation in 1908, 1908 में एक नया कानून विधेयक भी पास हुआ था, इंट्रोड्यूस टू रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ इंडियंस, जिसमें भारतीयों की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया, प्रतिबंध लगाया गया था, घूमने फिरने की आज़ादी पर प्रतिबंध। टू डेफी दिस लॉ इंडियन क्रॉस नटल टू ट्रांसवाल, इस लॉ का उल्लंघन करने के लिए भारतीय नटल को क्रॉस करके ट्रांसवाल की तरफ चले गए थे। मूवमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया तो उल्लंघन कर दिया उसको। मैरिज इज नॉट कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन राइट्स, वो शादी जो क्रिश्चियन राइट के अकॉर्डिंग नहीं कंडक्ट की गई थी, वर टू बी इनवैलिडेटेड, उनको इनवैलिडेटेड किया जाना था। ठीक है, ये प्रावधान थे उसमें। विद द हेल्प ऑफ हिज जर्मन फ्रेंड कोलनबैक, अपने जर्मन दोस्त कोलनबैक की सहायता से गांधी क्रिएटेड टोल्स्टॉय फार्म, गांधी जी ने टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना कर दी इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, टू हाउस सत्याग्रहीज को शरण देने के लिए, एंड गिव देम ए वे ऑफ सस्टेन देमसेल्व्स, और उन्हें अपने आप को आजीविका प्राप्त करने का तरीका भी उसने, गांधी जी ने टोल्स्टॉय फार्म में बताया। द टोल्स्टॉय फार्म वाज प्रीकर्सर टू द गांधीयन आश्रम इन इंडिया, जो टोल्स्टॉय फार्म था वो गांधी का जो आश्रम था भारत में उससे भी पहले स्थापित किया गया था। फाइनली अंततः
Through series of negotiations involving Viceroy Harding, C.F. Andrews and General Smith. हालांकि जनरल स्मिथ, C.F. एंड्रयूज और वायसराय हार्डिंग के बीच में जो भी संधि हुई, जो भी वार्तालाप हुआ, एन एग्रीमेंट वाज रीच्ड, एक समझौते पर पहुंचा गया, एंड मेजर डिमांड्स ऑफ गांधी वर कंसीडर्ड, और गांधी जी की जो मुख्य मांगे थी वो कंसीडर्ड, स्वीकार कर ली गई। आफ्टर विच गांधी स्टार्टेड हिज जर्नी बैक टू इंडिया, जिसके बाद गांधी जी ने वापस अपनी यात्रा भारत के लिए शुरू कर दी थी और 9 जनवरी 1915 को भारत में पहुंचे थे। ठीक है, और इसी को इंडियन डायस्पोरा डे भी मनाया जाता है। रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म फेन, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोई क्वेश्चन?